जैसा कि हम कल बता रहे थे पिछला लेसन में मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगों के बारे में, और उसमें हम दिखाए अनुदैर्ध्य तरंग जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कैसे निर्भर करती है, ध्वनि की चाल कैसे माध्यम पर निर्भर करती है, ताप पर, आर्द्रता पर, दाब पर निर्भर करती है। तो ये भी एक तरंग है। जैसा कि इसके पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बता रहे थे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया गया था कि कण जो होता है अपनी माध्य स्थिति की इधर उधर सीधी सरल रेखा में अपनी गति को बारंबार दोहराता है, तो उसकी गति होती है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ये है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हम बताना चाहेंगे जब किसी द्रव्यात्मक माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, तो लगातार तरंगें जब उत्पन्न करेंगे तो माध्यम के जो कण होंगे वह भी लगातार अपना वाइब्रेशन उत्पन्न करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यदि किसी माध्यम में तरंगें उत्पन्न की जाए और माध्यम के कण यदि लगातार वाइब्रेशन करते रहें, कंपन करते रहें, तो इस प्रकार की जो तरंग होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है। और तरंगों की जो विशेषताएं हैं, जैसा कि हम पिछले लेसन बता रहे थे कि तरंग संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है। द्रव्यात्मक माध्यम का मतलब उसमें इलास्टिसिटी का गुण, प्रत्यास्थता का गुण और जड़त्व का गुण विद्यमान होना चाहिए। उसमें यह भी हम बताए थे कि ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। कहने का मतलब माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपने स्थान में रह कर ही ऊर्जा और संवेग को आगे बढ़ाते हैं और संचरण कराते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं कि तरंग गति की विशेषताओं में माध्यम के कण अपने स्थान पर रहते हैं, सिर्फ विक्षोभ जो होता है बिना अपना रूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता जाता है। यह भी बता रहे थे कि माध्यम के कण जब गति करते हैं, माध्य स्थिति में रहकर गति करते हैं, ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण होता रहता है। ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण होता है परंतु द्रव्य का नहीं। तो अब हम बताना चाह रहे हैं इस लेसन में ये समतल प्रगामी तरंग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में इसकी परिभाषा ध्यान देना होगा। जब किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न की जाती हैं तो माध्यम के कण लगातार वाइब्रेशन करते रहते हैं, तो अब उस प्रकार की तरंग को कहा जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग। अब हम ये बताना चाहेंगे कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के जो विभिन्न समीकरण है, डिफरेंट इक्वेशन है, क्या क्या है सब दिखा रहे हैं। विशेष ध्यान देना होगा, इम्पोर्टेंट चीज है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग तरंगों की विभिन्न समीकरण, विभिन्न समीकरण। समतल प्रगामी तरंगों की विभिन्न समीकरण, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वेव्स। इसमें ध्यान देना है समतल प्रगामी तरंगों का जो तरंगों की विभिन्न समीकरण, डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ध्यान देना। इसमें यदि हम किसी एक जगह से तरंगे उत्पन्न करें तो वह तरंगे बिना अपना मतलब यदि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में हलचल उत्पन्न करा दिया जाए, तरंग का एक विक्षोभ उत्पन्न कराया जाए, तो विक्षोभ बिना अपना रूप बदले आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते समय इन तरंगों में देखा गया कि कण की स्थिति विभिन्न कणों, द्रव्यात्मक माध्यम के विभिन्न कणों की स्थितियां और गति की जो दिशा होती है भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम कला कहते हैं। तो जिस जगह से, जिस स्थान से विक्षोभ उत्पन्न कराया जाता है
वहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो कला होती है, फीस जो होता है वह घटता जाता है, मतलब स्पष्टता होती जाती है। इसमें हम मान ले रहे हैं कि तरंग एक्स एक्स की धन दिशा में चल रही है, तरंग संचरण की दिशा है प्लस एक्स एक्स, एक्स एक्स की दिशा में कोई तरंग चल रही है, तो ये मान लेते हैं बिंदु वो, ये तरंग जहाँ से तरंगें उत्पन्न हो रही है उसको हम मूल बिंदु वो मान रहे हैं, और यहाँ से जब तरंगे आगे बढ़ेंगी तो माध्यम के कण वाइब्रेशन करेंगे, और माध्यम के कण जब वाइब्रेशन करेंगे तो ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करेंगे। यहाँ देख रहे हैं एक और के अधिकतम विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहा गया था, आयाम कहा गया था, और एक आवर्त जब पूरा होगा तो तरंग द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसको तो कहा जाता है लैम्डा, यही वेव लेंथ होता है, यही वेव लेंथ होता है, यही वेव लेंथ होता है, ध्यान देना। तो वेव लेंथ तरंग है लैम्डा। अब इसमें मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर ये माना गया है कि किसी क्षण कण की जो स्थिति है बिंदु P पर है, और यहाँ मूल बिंदु से जो दूरी है ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु से कण P की दूरी को माना गया है x, मूल बिंदु से कण P की दूरी को माना गया है x। अब इसमें देख रहे हैं कि बिंदु O से मूल बिंदु से धन x के अक्ष की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कण की जो कला होती है, फेस होता है, घटता जाता है। तो मूल बिंदु से x अक्ष की धन दिशा में, मूल बिंदु से धन x अक्ष प्लस x अक्ष की दिशा में x दूरी पर स्थित, x दूरी पर स्थित कण की कला फाई है। अतः कण P का जो विस्थापन समीकरण होगा, अतः कण P का विस्थापन समीकरण, कण P का विस्थापन समीकरण, कण P का जो विस्थापन समीकरण होगा वह y होगा, क्योंकि जब तरंगे माध्यम में चलती हैं सभी कण सरल आवर्त गति करते हैं, मतलब सीधी सरल रेखा पर अपनी गति को बारंबार दोहराते रहते हैं। उनकी गति जो होगी सरल आवर्त गति होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, y a sin ओमेगा t, जिसमें हम विस्थापन समीकरण बताए थे। लेकिन इसमें अभी हम बता रहे थे कि जैसे जैसे ये तरंगे x अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे कण की जो कला है फाई माना गया है वह कम होता जाएगा, घटता जाएगा। इसलिए हम ये साइन का जो कोणांक है उसमें से फाई को घटा देंगे। अब इसमें चूंकि ये जो ओमेगा देख रहे हैं, चूंकि ओमेगा इक्वल्स होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, पूरा एक चक्र पूरा करने में कण 2 पाई रेडियन के कोण से घूमेगा और उसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा कैपिटल T। अब इसमें देख रहे हैं कि x दूरी पर कण की कला को फाई माना गया है। तो जब एक आवर्त पूरा होगा तरंगे लैम्डा दूरी तय करेंगी, तो लैम्डा दूरी में कण की कला होगी 2 पाई रेडियन। तो लैम्डा दूरी में कण की कला हुई 2 पाई रेडियन, इसलिए एकांक दूरी लेंगे तो 2 पाई अपॉन लैम्डा होगा। इसलिए x दूरी पर कण की कला क्या होगी, तो चूंकि ध्यान देना, चूंकि लैम्डा दूरी पर कण की कला 2 पाई है, इसलिए x दूरी पर कण की कला क्या होगी, इसलिए x दूरी पर कण की कला, x दूरी पर कण की जो कला होगी वो फाई इक्वल्स होगा। क्योंकि देख रहे हैं कि लैम्डा दूरी पर 2 पाई, इसलिए एकांक दूरी लेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा होगा, इसलिए x दूरी पर कण की कला फाई इक्वल्स होगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 2 पाई अपॉन लैम्डा क्या है।
तो 2 पाई अपान लेम्डा तरंग का परिसंचरण गुणांक, तरंग का ये संचरण गुणांक है, तरंग का संचरण गुणांक। तो तरंग का यह संचरण गुणांक, इसमें मान जब रखेंगे यहाँ तो ध्यान देंगे कि y इक्वल्स होगा a साइन, y इक्वल्स a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा के स्थान पर ये 2 पाई अपान t इंटू स्मॉल t और माइनस ये जो देख रहा है फाई, फाई की जगह पर हम मान लिख सकते हैं 2 पाई अपान लेम्डा इंटू एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 पाई अपान लेम्डा को तरंग का परिसंचरण गुणांक के, तरंग का परिसंचरण गुणांक के है, 2 पाई अपान लेम्डा तरंग का संचरण गुणांक के है और ये तो ओमेगा देख रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, या ये समीकरण लिखा जा सकता है या इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स भी लिखा जा सकता है, जहां ये के तरंग का संचरण गुणांक और ये ओमेगा कण का कोणीय वेग है। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान देना है कि ये 2 पाई अपान लेम्डा यहाँ भी तो मान यदि रखा जाए यहाँ, या 2 पाई को हम ब्रैकेट के बाहर भी ले सकते हैं। तो 2 पाई को जब ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो क्या होगा, 2 पाई को ब्रैकेट के बाहर यदि रखा जाए तब ध्यान दो, या ये समीकरण होगा y इक्वल्स a साइन और 2 पाई को जब ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो ब्रैकेट में होगा स्मॉल t अपान कैपिटल T माइनस एक्स अपान लेम्डा होगा ये। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है, ये 1 अपान t होगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति होगा, तो आवृत्ति के पदों में भी समीकरण को हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। यदि तरंग x की धन दिशा में चल रही हो तो समीकरण तो ये हुआ। अब माइनस x अक्ष, माइनस x की दिशा में तरंग का समीकरण, तरंग का समीकरण ये माइनस है तो इसके जगह पर प्लस हो जाएगा, y इक्वल्स a साइन 2 पाई, a साइन होगा 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपान कैपिटल T प्लस x बाई लेम्डा, या इस पदों में जब देखेंगे ओमेगा और k के पदों में देखेंगे तो यह y इक्वल्स लिख सकते हैं, y इक्वल्स a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस kx भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम दिखा रहे हैं समतल प्रगामी तरंग के विभिन्न समीकरणों को दिखाया गया। समतल प्रगामी तरंग प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में वेव में विभिन्न समीकरण क्या है, ये डिफरेंट इक्वेशंस क्या है, तो ध्यान देना। इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव समतल प्रगामी तरंग की परिभाषा में अभी हम बताएं, यदि किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न की जाए और माध्यम के कण लगातार कंपन करते रहें तो इस प्रकार की तरंग को प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, जिसके विभिन्न समीकरणों को दिखाया गया। इसके बाद अभी हम बताना चाहेंगे इस समीकरण में ये कण की जो कला है और ये जो देख रहा है वेवलेंथ और ये पथांतर जो है उसमें क्या संबंध है, इसका अभी हम अध्ययन करेंगे, तो ध्यान देना। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें होगी समतल प्रगामी तरंग में, समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग, समतल प्रगामी तरंग में कालांतर तथा समय अंतराल में संबंध, समय अंतराल में संबंध। समतल प्रगामी तरंग में कालांतर तथा समय अंतराल में संबंध
तो अब इस संबंध के लिए एक सूत्र है, फार्मूला हम निम्न करना चाह रहे हैं। तो समय अंतराल का मतलब अभी हम बता रहे थे कि किसी मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित, मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित माना कि मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित, माना कि मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण की समय t1 व t2 पर कण की कला I1 व I2 है। तो साइन का जो पूर्णांक होता है वही कण की कला होती है, उससे हम किसी क्षण कण की गति की दिशा तथा स्थिति का पता करते हैं। तो कण की कला φ1 φ2 माना गया है, तो ये φ1 इक्वल्स लिखा जा सकता है कि 2 पाई अपान लेमडा इंटू, ये जो देख रहा है तो कण की कला में तो समीकरण जो दिखाया गया था, साइन का जो पूर्णांक दिखाया गया था, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण अभी हम बता रहे थे। समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, समीकरण y इक्वल्स दिखाया गया था ये साइन और ब्रैकेट में 2 पाई और यहाँ स्मॉल t अपन कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपान ये लेमडा बताया गया था, अभी हम बताए हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि x दूरी पर कण की जब कला मानेंगे तो साइन का जो पूर्णांक है यही कण की क्या है, कला है। साइन का पूर्णांक 2 पाई स्मॉल t अपान कैपिटल T। तो वहाँ देख रहे हैं कि साइन का पूर्णांक को यहाँ t1 करेंगे, ये तो कैपिटल T रहेगा ही, और माइनस 2 पाई x अपान लेमडा इक्वल्स, इसको हम मान लेंगे कि ये है कण की कला φ1 है। वहाँ माना गया है कि साइन के पूर्णांक को ही कण की कला φ1, तो साइन के पूरा पूर्णांक t1 पर ये कण की कला है, ये φ1, इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 2 पाई t2 अपान कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपान लेमडा इक्वल्स कण की कला φ2, ये हुआ समीकरण नंबर 2। इसमें हम देख रहे हैं कलांतर दिखाना है। कलांतर का मतलब φ1 और φ2 में कितना अंतर होगा, तो कलांतर तो घटाएंगे समीकरण। तो इसमें देख रहे हैं कण की कला φ1 टाइम पर निर्भर कर रही है, टाइम t1 यदि हम लेते हैं प्रारंभ में तो ये φ1 का मान कुछ आएगा, फिर बाद में t2 लेंगे, φ2 का भी मान चेंज होगा। तो कलांतर बताने के लिए समीकरण नंबर 1 माइनस 2, समीकरण 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 से। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यह होगा φ2 माइनस φ1, इक्वल्स ये 2 पाई x बाई लेमडा से 2 पाई x बाई लेमडा कैंसिल होगा, और इसमें जो देख रहे हैं 2 पाई अपान T दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2 पाई अपान कैपिटल T कॉमन लेंगे तो ये T2 में से T1 घटा दें, यहाँ T2 माइनस ये हुआ T1। अब ये φ2 माइनस φ1 कण, दो कणों के बीच एक कलांतर है, इसको डेल्टा फाई से, और इक्वल्स 2 पाई अपान T ये समय अंतराल है, इसको हम डेल्टा स्मॉल t से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कण की जो काला अंतर है, कालांतर इक्वल्स हुआ, कालांतर इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल T और इंटू डेल्टा T का मतलब ये हुआ समय अंतराल, समय अंतराल। तो देख रहे हैं कण की कला कालांतर इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल T इंटू समय अंतराल, यही है कालांतर और समय अंतराल में संबंध। और इसमें देख रहे हैं कि समय अंतराल यदि 0 करें
तो कालांतर भी शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कण की कला पर भी प्रभाव पड़ेगा, और कण की कला समय के बढ़ने पर बढ़ेगी कि घटेगी थोड़ा देखा जाए। t बराबर 0 प्रारंभ में 0 था, उसके बाद हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, वो और आगे ले जाएंगे तो ये t बाई मान लो 4 हो गया, तो कालांतर हो गया π/2 90 डिग्री। उस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कालांतर बढ़ता जाएगा। मतलब कला जो होगी साइन के पूर्णांक का जो ये मान होगा वो देखना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समय अंतराल के अनुसार कालांतर भी परिवर्तित होता रहेगा। तो ये रहा कालांतर तथा समय अंतराल में संबंध। अब हम देखना चाह रहे हैं कालांतर तथा पथांतर में भी संबंध देखा जाए। तरंगों के संचरण के समय कण के पथ में अंतर क्या होता है तथा पथांतर। पथांतर में संबंध, तो माना कि मूल बिंदु से x1 दूरी पर माना कि किसी क्षण t पर t पर या कोई विशिष्ट टाइम समय ले लिया जाए, या t/2 पर भी हम देख सकते हैं, t/4 पर भी देख सकते हैं। तो माना कि किसी क्षण t पर मूल बिंदु से x1 व x2 दूरियों पर x1 व x2 दूरियों पर स्थित कणों की कला φ1 व φ2 है। अतः लिखा जा सकता है, अतः y बराबर a sin इन ब्रैकेट 2 पाई अपान कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपान लेमडा से ध्यान देंगे ये 2 पाई T अपान कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपान लेमडा से। तो यहाँ φ1 बराबर हम लिख सकते हैं, तो φ1 जब करेंगे तो यहाँ x1 करना पड़ेगा। क्षण तो T एक ही समय देखा गया x1 दूरी पर कण की कला क्या है, x2 दूरी पर स्थित कण की कला क्या है। तो φ1 बराबर ये हुआ 2 पाई स्मॉल t अपान कैपिटल T माइनस 2 पाई x1 अपान लेमडा, यह है समीकरण नंबर 1। तथा φ2 बराबर होगा 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस 2 पाई x2 बाई लेमडा, समीकरण नंबर ये हुआ 2। अब इसमें ध्यान देना है कि समीकरण नंबर 1 में से यदि 2 को घटाते हैं, समीकरण नंबर 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 माइनस 2, फिर ये φ1 माइनस φ2 इक्वल्स ये 2 पाई T अपान कैपिटल T से कैंसिल होगा, कट जाएगा। इसमें 2 पाई अपान लेमडा कॉमन ले लेंगे, 2 पाई अपान लेमडा जब कॉमन लेंगे, इसमें से इसको हटा रहे हैं इसलिए चिन्ह ये प्लस होगा, मतलब ये x2 माइनस x1 होगा। ये डेल्टा फाई इक्वल्स 2 पाई अपान लेमडा इंटू हुआ डेल्टा x। ये है कालांतर और पथांतर के बीच संबंध। तो कालांतर इक्वल्स 2 पाई अपान लेमडा इंटू ये हुआ पथांतर। तो ये है कालांतर और पथांतर में संबंध। कालांतर और पथांतर में संबंध, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेग बताए थे, तो इसमें भी वेग है, बिल्कुल वही वेग है सरल आवर्त गति में वेग, जैसा कि हम बताए थे कि u इक्वल्स होता है ये ओमेगा cos ओमेगा t। तो इसमें भी वही चीज है, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण भी वही है, सरल आवर्त गति में ऊर्जा एनर्जी भी वही है, सब चीज वही है। लेकिन इसमें जो देख रहे थे कालांतर पथांतर में संबंध, कालांतर समयांतराल में संबंध, सरल आवर्त गति में जो विस्थापन समीकरण उसी के अनुसार दिखाया गया। इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में समतल प्रगामी तरंग में दिखाया गया है विभिन्न समीकरणों को और तरंग गति की कुछ विशेषताओं को बताया गया है। इसके बाद हम दिखाना चाहेंगे, जिसको आगे हम बताएंगे, इसी के जस्ट आगे होगा
वह होगा स्टेशनरी वेव और प्रगामी तरंग, जो कि इम्पोर्टेंट लेसन होगा। स्टेशनरी वेव और प्रगामी तरंग, इसमें एक चीज हम बता देना चाहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत भी होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, क्योंकि अगले लेसन में अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किसी क्षण कण का जो विस्थापन समीकरण है वह y इक्वल्स होता है sin ओमेगा t। तो t1 समय पर हम y1 विस्थापन समीकरण लिखेंगे। तो जब किसी माध्यम में दो तरंगें बिना किसी दूसरे को प्रभावित किए हुए चलती हैं, तरंगों की विशेषताएं भी हैं कि दो या दो से अधिक तरंगें जब किसी माध्यम में चलती हैं तो वे तरंगें एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए चल सकती हैं। तो जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए चलती हैं तो किसी क्षण उन दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग परिणामी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन के बराबर होता है। अर्थात तो ये होता है y इक्वल्स y1 प्लस y2। कहने का मतलब दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग परिणामी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन के बराबर होता है। ये है तरंगों के अध्यारोपण का संबंध। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का ये सिद्धांत है। इसके अनुसार हम अगले लेसन में स्टेशनरी वेव की चर्चा करेंगे और प्रगामी तरंग की हम चर्चा करेंगे। तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत में देखेंगे, जब किसी माध्यम में दो तरंगें एक साथ बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए चलती हैं तो किसी क्षण उन दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग परिणामी तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन के बराबर होता है, इक्वल्स होता है y इक्वल्स हुआ y1 प्लस y2। इसमें अगले लेसन में हम बताएंगे तुम लोगों को कि एक तरंग y1 बराबर तो समीकरण लिखेंगे, फिर y2 का भी लिख लेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत जब लगाएंगे तो दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग करेंगे तो उसके द्वारा एक परिणामी तरंग उत्पन्न होगी जो उस माध्यम में सदैव स्थिर प्रतीत होगी, जिसे हम अप्रगामी तरंग कहेंगे, स्टेशनरी वेव कहेंगे। लेकिन अप्रगामी तरंगें सभी प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न नहीं होती, उनके लिए एक विशेष प्रकार का माध्यम होना चाहिए जिसे हम बद्ध माध्यम कहेंगे। तरंगों का परावर्तन होगा, दो तरंगें विपरीत दिशा में चलेंगी तब उनके अध्यारोपण के सिद्धांत से उस माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न होगी जिसे हम अप्रगामी तरंग कहेंगे। उसके समीकरण को दिखाएंगे और यह भी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार के माध्यम में तरंग किस तरह से उत्पन्न हो रही है। माध्यम उसमें दो लेंगे, एक होगा कठोर तल होगा जिसको हम दृढ़ सिरा भी कह सकते हैं और बंद सिरा भी कह सकते हैं। एक कोमल तल होगा जिसको खुला भी कह सकते हैं और खुला कहेंगे, बंद खुला कोमल कहेंगे कि खुले सिरे से, कोमल सिरे से, मुक्त सिरे से ये तरंगे कैसे परावर्तित होती हैं जिसको हम कल बताएंगे। और अब ये लेसन तो समाप्त हो जाता है। इस लेसन में जितने समीकरण होंगे, सब क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी होंगे। सभी एग्जाम्पलों को हल करना होगा और सभी एग्जाम्पल हल करने के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा हम बताएंगे, पूछोगे हम बताएंगे तुम लोगों को। जैसा कि पिछले लेसन में भी हम समाप्त किए, क्वेश्चन बताने के लिए कहे, पूछेंगे उस लेसन से भी, हर एक लेसन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बताएंगे। अब इसके बाद दो ही लेसन होगा, एक तो स्टेशनरी वेव और एक होगा ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट और डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। ये दो लेसन होंगे। अब इसके बाद कल बताएगा।
हाँ हो गया, आधे घंटे देखिए, आधे घंटे का हुआ है, 29 मिनट।